हेलो थर्ड ईयर। लास्ट टाइम हमने लाइट के बारे में जाना था। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश किस गहराई के साथ किसी वाटर बॉडी में पहुंचता है और जिस इंटेंसिटी के साथ वो पहुंचता है उसे हम कितने भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। तो प्रकाश की जो उपस्थिति है किसी भी वाटर बॉडी में, उसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो जोन होता है उसे हम लिटोरल के नाम से जानते हैं। यह सीमांतीय जोन होता है जहाँ अधिक प्रकाश उपलब्ध रहता है, और इस अधिक प्रकाश के क्षेत्र में जो इसकी वेजिटेशन होगी वो भी उसी के अनुकूल होगी। जिसे अधिक प्रकाश चाहिए वो लिटोरल जोन में मिलेंगी। दूसरा जो है क्षेत्र इसका वो कहलाता है लिम्नेटिक क्षेत्र। ये जलीय तंत्र का वो भाग रहता है जिसमें अधिक गहराई रहती है। इसमें उस तरह के पादप पाए जाएंगे जिन्हें कि प्रकाश की उतनी आवश्यकता नहीं होती, बस आवश्यकता के अनुसार जितना सा उन्हें चाहिए उतना मिल जाता है उसे। तीसरा जो भाग है वो है प्रोफंडल। प्रोफंडल जो है वो सबसे अधिक गहराई वाला होता है। यहाँ पर जो उसकी भेदन क्षमता होती है प्रकाश की, ये पादप रहित होता है और उसमें जो प्रकाश होता है वो उतना पहुँच नहीं पाता। प्रोफंडल जोन में सबसे गहरा होता है, तो जहाँ गहरे में प्रकाश नहीं पहुँचता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए वहाँ पादप भी नहीं पाए जाते। अब ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ लाइट हम 3 भागों में इनको विभाजित कर सकते हैं: यूफोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन एंड एफोटिक जोन। यूफोटिक जोन 50 मीटर की गहराई तक होगा। अगर कोई वाटर बॉडी 200 मीटर से अधिक गहरी है तो उसमें 50 मीटर तक की गहराई का जो जोन होगा उसका वो कहलाता है यूफोटिक। उसके बाद डिस्फोटिक कहलाता है, जो कि 80 से 200 मीटर के बीच में आता है। और एफोटिक जोन में आप पाते हैं 200 मीटर से कुछ अधिक गहरे क्षेत्र उसमें दिखाई देंगे आपको। प्रकाश की जो अत्यधिक भेदन क्षमता होती है उसके कारण 40 फुट या 50 फुट से बर्फ़ से जो ढके हुए होते हैं उनमें भी कुछ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि कुछ पौधे इस प्रकार के होते हैं जो कि बर्फ़ में भी पाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो लाइट होती है उसका कुछ पेनिट्रेशन होता है, इसी वजह से हम उसे एफोटिक जोन भी कहते हैं। ये देखिए, आप इस पिक्चर से आप आसानी से समझ सकेंगे। यहाँ पर ये देखिए आप, लिटोरल जोन है जो कि 6 मीटर तक दिखाया है। उसके बाद सब लिटोरल जोन है इसका। यहाँ प्रोफंडल जोन है जो कि सबसे गहरा जोन है। ये हर बुक में अलग अलग तरीके से आपको दिया हुआ है। तो आपको बेसिक चीज़ यही है कि लाइट का जो पेनिट्रेशन है वो किस तरीके से उस बॉडी में पहुँच रहा है, तो आपको उसे समझना है। यहाँ प्रकाश का ही एक गुण है कि वो किस प्रकार से पौधे को प्रभावित कर सकता है, कि कितने समय किसी भी पौधे को अपनी लाइफ को चलाने के लिए या अपनी हर क्रिया को, लाइफ के हर विभाग जो उसके अलग अलग भाग हैं जो कभी वो उसमें फ्लावर्स इनिशिएशन करता है, कभी फ्रूटिंग करता है। जो इसकी ये अलग अलग क्रियाएं हैं इनको करने के लिए उसको अलग अलग फोटो पीरियड चाहिए। अर्थात जो प्रकाश की अवधि है वो उसके लिए एक निश्चित अवधि उसे चाहिए होती है, और इसी अवधि को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। कि कितनी उसकी जो उपापचयी क्रियाएं हैं उस पर रात और दिन का जितना भी टेन्योर होता है, या रात्रि और दिन का कितने घंटे में उसको कितने घंटे प्रकाश चाहिए, कितने घंटे उसे अंधेरा चाहिए, इसको हम दीप्तिकालिता के नाम से जानते हैं। और इसके बेसिस पर देखिए प्लांट्स को शॉर्ट डे प्लांट्स, अर्थात जिन्हें कम धूप चाहिए या कम दिन की अवधि चाहिए, कम प्रकाश चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट्स जिन्हें कि अधिक लंबा दिन चाहिए, छोटी रात्रि चाहिए। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे पौधे जिनमें कि जो उसमें फ़ोटो पीरियड जो है उसका वो 2 तरीके का है। देखिए कि फूल लगने और खिलने के लिए इसको 2 फ़ोटो पीरियड की ज़रूरत है। अगर फूल लगने के लिए कुछ उसको अल्प फ़ोटो पीरियड चाहिए तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, और खिलने के लिए उसको चाहिए लॉन्ग डे प्लांट्स। ऐसे ही लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं कि उसमें फूल लगने के लिए उसको लंबा पीरियड चाहिए और खिलने के लिए उसको कम चाहिए। तो ये लाइट की जो अवधि है उसके आधार पर भी आप इन्हें विभाजित कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपसे इससे पूछा जा सकता है कि ये क्या होते हैं, किन पौधों को हम शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें कि पुष्पन और खिलने के लिए किसी विशिष्ट प्रकाश की या उसकी अवधि की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकाश के उस पे आधार पर ये फोटोफिलस जो कि प्रकाश को पसंद करते हैं, हीलियोफिलस, सियोफिलस जो कि छाया प्रिय पौधे होते हैं। ये सब आपको हम कई बार बता चुके हैं, तो आप अब समझ रहे होंगे इसको। ये इसी टेम्परेचर, प्रकाश का ही एक वो है
कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर जो है, प्रकाश के कारण जो टेम्परेचर या तापमान वहाँ मौजूद होता है, उसके आधार पर भी रोंकियर ने वर्गीकरण दिया है। मेगाथर्म जो होते हैं वो उच्च तापी होते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पर कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलती है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म आवास में जो पाए जाने वाले पादप होते हैं, जिन्हें वर्ष भर अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम मेगाथर्म के नाम से जानते हैं। और ऐसी क्लाइमेट जहाँ पर कि बहुत उच्च ताप पाया जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जानी जाती है। जो मीजोथर्म्स होते हैं वो सब ट्रॉपिकल कहलाते हैं, और ऐसे आवासों में पादप जो मिलेंगे मध्यतापी पादप मिलेंगे। जो माइक्रोथर्म्स होते हैं वो ठंडे आवासों में पाए जाते हैं, अर्थात कम टेम्परेचर। जो हेकिस्टोथर्म्स होते हैं ये ठंडे तथा अल्पाइन इलाकों में जो मिलते हैं पौधे, उनको हम उस इलाके में पाए जाने पौधों को कहते हैं हेकिस्टोथर्म्स। सो दिस इज़ अबाउट द टाइप ऑफ प्लांट्स, कि किस किस प्रकार के पौधे हो सकते हैं जो कि तापमान और उसकी अवधि के अनुसार विभाजित किए जाते हैं। फिर एक फिनोमिना आपको हम बताते हैं, वैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा है इसको फिजियोलॉजी में। थर्मोपीरियोडिसिटी अब आप समझ गए होंगे कि जो डायरनल साइकिल्स होती हैं पौधे की, डेली जो डे टू डे का उसका चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोपीरियोडिसिटी। जो वसंतीकरण है या वर्नलाइजेशन है, ये भी आप पढ़कर आ चुके हैं कि ये एक प्रकार का किसी भी पौधे में जो एक मिनिमम टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, या जैसे इसमें शीत ऋतु जो होती है उसके बाद ही कुछ पौधों में पुष्पन होता है, तो उचित जो कम तापमान उसे चाहिए, निम्न तापक्रम की जो आवश्यकता है उसको हम बोलते हैं वसंतीकरण। अर्थात किसी पौधे में पुष्पन होने के लिए उसको जो कम तापमान चाहिए वो कहलाता है वसंतीकरण, या कम मतलब उसको तापमान की जो आवश्यकता होती है। तो अगर हम उस पौधे को आर्टिफिशियली हम उसे कम तापमान दे दें तो वो उस पर भी अपनी प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। एंड डीवर्नलाइजेशन यानी जस्ट उसका उल्टा कर देना। वर्नलाइजेशन का प्रभाव था जो कम तापमान का जो है, निम्न तापक्रम का जो प्रभाव है, उसे अगर हम ख़त्म कर दें तो ये आप पढ़कर आ चुके हैं, तो हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन, इसमें आर्थिक महत्व के जो बीज होते हैं, यानी इकोनॉमिकली जो इम्पॉर्टेंट सीड्स हैं, अगर हमें उनको ड्राई उसमें रखना है और काफ़ी लंबे समय तक हम उन्हें काम में लेना चाहते हैं कि वो ख़राब नहीं हो, तो ये जो वर्नलाइजेशन का इफ़ेक्ट होता है, अगर हम उसे लो टेम्परेचर पे रख दें तो निश्चित रूप से हम उन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रयोगशालाओं में भी 0 डिग्री टेम्परेचर करके और उन पौधों को या उनके बीजों को रख दिया जाता है। और अगर वसंतीकरण जो है उसके वृद्धि काल को हम कम कर दें तो वो पुष्पन को प्रेरित कर देती है। अतः जो सूखे और शुष्क जो होते हैं उसको, पादपों को आप काफ़ी समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और ये जो कम टेम्परेचर पर रखने की जो प्रक्रिया है, ये वसंतीकरण जो प्रक्रिया है, ये उत्पादन वृद्धि में भी सहायक होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम सॉइल के बारे में बात करेंगे।